हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। 20 नहीं, आप 24 ले लो। ऐसे ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, और मैं ये ऑब्जेक्टिव अपने एक्सपीरियंस बेस पे निकाला हूँ। तो आप लोग इसके लिए पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ के जाना। 20 से 22 है, और एग्जाम में आपके 24 ऑब्जेक्टिव आने वाला है। और आप लोग इसके बाद एग्जाम देकर आना, तो एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताना, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके बताना क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव आया था या नहीं आया था। मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं कि इसमें से आपको 15 to 16 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग स्टूडेंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के भी ऐसे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। तो एक भी यहाँ पर क्वेश्चन को मिस मत करना, पूरा समझ के जाना। मैं एक एक चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इंस्टाग्राम आईडी का आईडी भी है मेरा, वो फॉलो कर लेना यहाँ पर, तो जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलते रहे। तो अतुल सर 1 करके है इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग इसे भी फॉलो कर लेना। और स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें से कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बन सकते हैं। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये कितना इंपॉर्टेंस है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इन केस फ्यूचर में आपको स्टूडेंट कभी क्लासेस ज्वाइन करना रहेगा, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर आपको दे दे रहा हूँ, 9820827674। और कोई भी यहाँ पर आपको मेरे चैनल पे फेक वीडियो में आपको नहीं डालने वाला हूँ कि ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो यदि मैं इसको बोल रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस से, तो आप लोग देख लेना कि इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले ही हैं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं कभी भी ऐसा फेक नहीं डालता कि यही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इसको एक बार देख कर देखना, जो जो जैसा रहता है रियलिटी में आपको बताता हूँ यहाँ पर। क्योंकि मुझे पता है एग्जाम है, एग्जाम में ऑलरेडी आप लोग टेंशन में हो, तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो यहाँ पर स्टूडेंट, मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विथ आंसर लिख दिया हूँ, जिससे आपको जो ऑप्शन दिए रहेंगे, बट आपको फाइनल आंसर पता रहना चाहिए कि क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, एज पर AS13 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड इज कैलकुलेटेड एज पर डैश मेथड आपको दिया रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही अच्छे से समझना। बोलता कि जो एज पर AS13 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, उसके अंदर जब हम लोग इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करते हैं ना, जब आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट का लेक्चर मेरा देखा होगा, नहीं देखा रहेगा तो मैं आपको जब देखोगे तो आप लोग को उसके अंदर पता चलेगा कि जब इन्वेस्टमेंट हम लोग सोल्ड करते हैं, तो एक फॉर्मूले से हम लोग को निकालना पड़ता है कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। डेबिट में से क्रेडिट माइनस करते हैं, फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं डेबिट में से क्रेडिट, और इनटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको पता चलता है कि नहीं, ये जो फॉर्मूले से हम लोग को निकालते हैं, तो हम लोग को एक कॉस्ट आता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि इसके बदले में यदि इसका कॉस्ट 1000 आया और हमने इसको 12000 में बेचा, तो 2000 का हम लोग को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो बोलता है ये जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना अमाउंट को डिवाइड करके, वो कौन सा मेथड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेटेज एवरेज मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, वेटेज एवरेज मेथड होता है। आपको कभी कभी ये ट्रू फॉल्स में पूछ देगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 होता है, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कैलकुलेट करते हैं हम लोग फीफो मेथड से। कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं, फीफो मेथड से। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉल्स हो जाएगा। आपको ट्रू फॉल्स में दे देगा, एज पर AS13 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं वेटेज एवरेज मेथड, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आपको आपका आंसर यही है। सिर्फ आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो 3 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रेडी होंगे। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, बिफोर बायबैक ऑल शेयर मस्ट बी। बोलता है बायबैक से पहले सब शेयर्स क्या होने चाहिए, तो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। आपको इसके ट्रू फॉल्स क्या हो सकते हैं, कंपनी कैन बायबैक फुल्ली पेड अप शेयर्स ओनली, तो ट्रू हो जाएगा। कंपनी सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स ही बायबैक कर सकती है। आपको फॉल्स करने के लिए क्या दे सकता है, कंपनी कैन नॉट बायबैक फुल्ली पेड अप शेयर्स, या कर दे सकता है कंपनी कैन बायबैक ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। याद रखना है स्टूडेंट, कंपनी क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स को बायबैक करती है, पार्टली पेड अप शेयर्स को बायबैक नहीं करती है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर,
शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी प्रिपेयर इन वर्टिकल फॉर्म में। बोलता है जो कंपनी का फाइनल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग को वर्टिकल फॉर्म में बनाना पड़ता है। अभी हो सकता है आपको यहाँ पर ऐसा दे सकता है कि शेड्यूल 3 के अंदर कंपनी एक्ट 2013 में जो बैलेंस शीट होता है वो हम लोग को वर्टिकल फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे थी बैलेंस शीट वर्ड डाला तो भी आपका आंसर सेम होगा, क्योंकि आप समझ के लोगे तो कोई भी आंसर रहेगा आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा कि अकाउंट्स जब हम लोग बनाते हैं आपको कंपनी फाइनल अकाउंट, तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट भी वर्टिकल फॉर्म में ही बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट भी वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वर्टिकल फॉर्म। आगे लिखा है इंटेरियम डिविडेंड ऑफ द कंपनी कैन बी डिक्लेयर बाय। तो इंटेरियम डिविडेंड जो रहता है कंपनी का वो कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है। तो आपको याद रखना है कि जो इंटेरियम डिविडेंड रहता है वो कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपको ऐसा दे सकता है कि फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूव्ड बाय डैश। तो जो फाइनल डिविडेंड रहता है उसको अप्रूवल शेयर होल्डर का लगता है। किसका लगता है स्टूडेंट? शेयर होल्डर का लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटेरियम डिविडेंड जो रहता है वो कंपनी कैन बी डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू डिक्लेयर होता है। और स्टूडेंट आपका एग्जाम हो जाएगा ना, तो एग्जाम होने के बाद मुझे क्वेश्चन पेपर आप लोग भेज देना। मैं आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया रहेगा उसका राइट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दूंगा, तो आप लोग अपना चेक कर लेना कितना राइट हुआ और इसके अंदर इस वीडियो के अंदर कितने आए। इस वीडियो का लिंक कॉपी करके आप लोग चाहिए तो अपने पास शेयर करके रख लेना, क्योंकि बाद में खोजने जाओगे तो और भी वीडियो अपलोड हुए रहेंगे तो ये कहीं आगे पीछे जा सकता है, तो इसको सेव करके जरूर रख लेना अपने पास। नेक्स्ट यहां पर है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कौन कंस्टिट्यूट किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट इसको किया है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे द टर्म्स ऑफ इथिक्स कम फ्रॉम डैश वर्ड। तो बोलता है कि जो टर्म्स है, जो वर्ड है इथिक्स, वो कौन से वर्ड से आया? तो एक ग्रीक वर्ड से आया। कौन से वर्ड से आया स्टूडेंट? ग्रीक वर्ड से आया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन एज पर सेक्शन ऑफ द कंपनी। तो जो हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं वो कौन से सेक्शन के हिसाब से चलता है? 66। और स्टूडेंट आपको पता रहना चाहिए कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी कंपनी लिक्विडेटेड नहीं होती। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी लिक्विडेटेड होती है, नहीं लिक्विडेटेड होती है। तो आपको पता रहना चाहिए कि कोई भी कंपनी लिक्विडेटेड नहीं होती, मतलब कोई भी कंपनी बंद नहीं होती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी कंपनी बंद नहीं होती है, याद रहेगा। नेक्स्ट लिखा है अ कंपनी कैन नॉट बाय बैक मोर देन 25% इट्स ओन शेयर। बोलता कि बाय बैक में कोई भी कंपनी 25% से ज़्यादा शेयर्स को बाय बैक नहीं कर सकती है। तो क्या ये राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। आप लोगों ने बाय बैक पढ़ा होगा, बाय बैक वाला मेरा चैप्टर देखा रहेगा, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी एक साल में 25% से ज़्यादा शेयर्स को बाय बैक नहीं कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर। बोलता है जो करंट इन्वेस्टमेंट रहता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट? करंट इन्वेस्टमेंट रहता है, उसको हम लोग वैल्यूड करते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर लोअर। जो दोनों में से कम रहता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर गवर्न एज पर AS 13 के अंदर। बोलता कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को कौन से स्टैंडर्ड के अंदर आता है? तो AS 13 के अंदर आता है। लिखा द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज फाइनली अप्रूव्ड बाई। तो कौन अप्रूव करता है?
एनसीएलटी इसको क्या करता है, अप्रूव करता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड बाय अ लिमिटेड कंपनी। बोलता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो रहता है पेड करती लिमिटेड कंपनी, वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, फेस वैल्यू के ऊपर। ट्रू फॉल्स में देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। याद रखना है स्टूडेंट, चाहे कंसोलिडेशन हो या फिर सब डिवीजन हो, इसमें प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, मतलब इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। कंसोलिडेशन और सब डिवीजन से कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया लाइव स्टॉक इज शो अंडर टेंजिबल फिक्स एसेट्स। बोलता है कि जो लाइव स्टॉक रहता है वो शो होता है अंडर टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर शो होता है इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो ट्रू है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर ही लाइव स्टॉक आता है। लाइव स्टॉक जो रहता है टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर हम लोग उसको शो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कंटीजेंट लायबिलिटी इज शो एज पर फुट नोट इन द बैलेंस शीट ऑफ लिमिटेड कंपनी। बोलता है जो कंटीजेंट लायबिलिटीज होता है इसको हम लोग शो करते हैं जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके नीचे फुट नोट के अंदर शो करते हैं। ट्रू है, जितने भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं स्टूडेंट, यदि आपको प्रैक्टिकल अच्छे से आ रहा है तो बेसिकली उसके बेस पे ही होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देयर इज ए नो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी लिक्विडेशन नहीं होता है। ट्रू है, वो कभी कभी आपको बोल देगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक कंपनी लिक्विडेटेड होती है। याद रखना, ट्रू क्वेश्चन को फॉल्स बनाने के लिए लोग थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, फॉल्स क्वेश्चन को ट्रू बनाने के लिए थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। बोनस शेयर आर शेयर्स विच वन इशू फ्री ऑफ कॉस्ट। बोलता है बोनस शेयर वो जो रहता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। ट्रू है, आपको ऐसा आ सकता है कि बोनस शेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं दिया जा सकता, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे लिखा है नो न्यू कंपनी फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी नई कंपनी हम लोग नहीं बनाते हैं। ए बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे ब्रांड्स आर सो अंडर द हेड ऑफ अदर नॉन करंट एसेट्स। बोलता है ब्रांड्स जो है ना वो शो होता है अंडर द हेड ऑफ अदर नॉन करंट एसेट्स। ब्रांड जो होता है वो शो होता है अंडर द हेड ऑफ अदर नॉन करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ लिमिटेड कंपनी। फॉल्स हो जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स नहीं आता, वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो जो ब्रांड रहता है वो किसके अंदर आता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। यदि आपको इंटेंजिबल एसेट्स देगा फिक्स एसेट्स के अंदर दे सकता है तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर अभी फॉल्स है। लिखा है इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट, इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेल्स माइनस वेटेज एवरेज कॉस्ट। बोलता है पर्सनल इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, वो फॉर्मूला रहता है सेल्स माइनस वेटेज एवरेज कॉस्ट। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सरेंडर ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी रीयूज। बोलता है जो सरेंडर किया हुआ शेयर्स रहता है उसको हम लोग री इशू नहीं कर सकते हैं। फॉल्स है, सरेंडर किया हुआ शेयर्स को हम लोग री इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा था बाई बैक ऑफ शेयर्स हैज टू बी ऑथराइज बाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बोलता है जो बाई बैक ऑफ शेयर्स रहता है वो ऑथराइज रहता है कहाँ पे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर रहता है। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बाई बैक करना तो ऑथराइज रहता है, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर है इक्विटी शेयर बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व। बोलता है इक्विटी शेयर को हम लोग बॉट बैक करते हैं, रिटर्न खरीदते हैं, कहाँ से, फ्री रिजर्व से। ए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आगे लिखा है इथिकल व्यू इथिकल रिमेन सेम एट द टाइम ऑफ एवरी प्लेस। बोलता है जो इथिकल व्यू होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है हर एक टाइम पे। ये क्या है, फॉल्स है।
और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अपलोड किया हूँ स्टूडेंट, तो एक बार वो सबको भी आप देख लेना, जिससे आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।